करीब 21 साल की एक लड़की अपने घर से अचानक लापता हो जाती है। जब घर वालों को इसकी भयानक लगती है तो उस लड़की को हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन लड़की मिलती नहीं। आखिरकार घर में तूफान आ जाता है, घर के लोग परेशान हो जाते हैं। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ के लाइए। एक दरोगा उस लड़की को तलाश कर लेती है, ढूंढ के ले आती है। पहले लड़की गायब होती है तो घर में कोहराम मच जाता है, तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे दरोगा उस लड़की को लेके आता है तो उसके घर में, ना कि घर में बल्कि विभाग में तूफान आ जाता है और शुरुआत में उस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, बाद में सस्पेंड हो जाता है। अगर पुलिस ईमानदारी से इसका जांच किया जाए तो शायद उस दरोगा को जेल भी जाना पड़े। और इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस में किरकिरी मच गई है। हर कोई सोच के परेशान है कि दरोगा आखिरकार इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की कानपुर का एक थाना है रेल बाजार, और वहीं का एक इलाका लगता है फैजपुरगंज। दरअसल वहाँ पे एक विधवा महिला, उसके 3 बेटे होते हैं, 2 बेटियां होती है। एक बेटी जो सबसे छोटी होती है उसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। 22 सितंबर 2024 को अचानक घर से लापता हो जाती है। उस महिला ने हर जगह तलाश की अपनी बेटी को, पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन वो 21 साल की लड़की जब अचानक से गायब हो जाती है तो कोई खबर नहीं मिल रही थी। तो माँ को रो रो के बुरा हाल हो जाता है। भाई भी अलग अलग जगह ढूंढता है, बहन भी ढूंढती है, लेकिन कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ ढूंढा नहीं गया, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिरकार मां संबंधित थाने जो है वहां पे रेल बाजार पहुंचती है। गुमशुदगी जो बताती है कि हमारा बेटी अचानक लापता हो गया है। पुलिस वाले ने शुरुआती में गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मां बार बार थाने आ रही थी, बार बार पुलिस पे जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसकी बेटी को जल्द से जल्द तलाश कर दीजिए, तो आखिरकार वो कहाँ होगी, कैसे होगी, किस परेशान होगी, ढूंढ दीजिए। तब पुलिस की आंखें खुलती है, नींद टूटती है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है गुमशुदगी का। और इस मामले की जांच जो दी जाती है वो जो है फैजपुरगंज के एक चौकी इंचार्ज होते हैं गजेंद्र सिंह को ये जांच की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको ढूंढा जाए, तलाशा जाए और परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। आखिरकार परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान जो है। आखिरकार गजेंद्र सिंह ने इस लड़की के पास जो मोबाइल नंबर था और जिस लड़की से संपर्क में थी उस सभी का नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है। और सर्विलांस पे लगाने के बाद पुलिस हर जगह सक्रिय हो जाती है कि आखिरकार इसकी कोई लोकेशन मिल जाए, कहीं से ऐसा तार जुड़ जाए जिससे कि लड़की तक पहुंचा जाए। आखिरकार पुलिस को सफलता मिलती है और पता चलता है कि महाराष्ट्र प्रदेश के राजधानी मुंबई का एक इलाका लोकेशन मांडवी इलाके में देखी गई। और पुलिस ने एक टीम बनाती है और टीम की अगुवाई कर रहे थे चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह। और गजेंद्र सिंह के साथ 1-2 पुलिस महिला कांस्टेबल होते हैं, पुलिस भी होते हैं, टीम तैयार की जाती है। और साथ ही भाई होता है जो लड़की का, वो भी साथ में ले लिया जाता है। वो कार से डायरेक्ट मुंबई पहुंचता है और मुंबई जाने के बाद जिस लोकेशन पे जो सर्विलांस के द्वारा लोकेशन पे मिलती है वहां पे मिल जाती है। और जैसे ही मिलती है उसको हिरासत में ले लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है और तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तुम्हें जो कोर्ट में बोलना है वह कोर्ट में बोलना, और उसके बाद तुमको जहां जाना होगा जा सकते हो, ऐसे तुम नहीं रह सकते हो। आखिरकार पुलिस उसको गाड़ी में बैठाता है, भाई को भी बैठाता है और बाकी जो भी इंचार्ज वगैरह थे सब कार में बैठ जाते हैं। और यहाँ से सफर शुरू होता है 1307 किलोमीटर का, यानी कि 1307 किलोमीटर का सफर जो होता है मुंबई से मांडवी इलाके से कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में जाना था। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है पुलिस वाली की जो नज़र थी उस लड़की पे जो है टेढ़ी सी नज़र थी। उसको लड़की को देखती ही उसका आंखें जो बता ही रही थी कि भाई भी शायद समझ रहा था, बहन भी समझ रहे थे, सभी लोग समझ रहे थे, लेकिन बड़ा अधिकारी था इसीलिए किसी की कोई हिम्मत नहीं थी कुछ कहने का। गाड़ी 182 किलोमीटर चली ही थी, यानी कि नासिक पहुंची थी मुंबई से। और जैसे ही मुंबई से नासिक पहुंचती है गाड़ी रोक दी जाती है। लड़की के भाई से बोला जाता है कि तुम्हें उतरना होगा और मुझे एक और लड़की को बरामद करना है, अभी यहाँ से मिलेगी, यहाँ से तुम जो है घर से पहुँचो और फिर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। लड़का बार बार कर रहा था कि साहब समझने की कोशिश करिए, मेरी बहन है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे डराया धमकाया, जैसे कह रहा हूँ वैसा तुम करो क्योंकि मुझे और भी काम है। लड़का कुछ कर नहीं पाता और रेल का टिकट लेता है और टिकट लेने के बाद सीधा कानपुर के तरफ वो सफर चलने लगता है। अब लड़की साथ में दरोगा और जो पुलिस के टीम के सदस्य थे जो भी सब बैठे हुए थे इत्मीनान से
तभी दरोगा के मन में गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और उस लड़की के तन के अलग अलग हिस्से को छूना शुरू कर देते हैं, उससे अश्लील बातें करना शुरू कर देते हैं। लड़की विरोध करती है तो लड़की को डराया जाता, धमकाया जाता, और लड़की ने जो इतने दिन गायब रहती है उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। वो लड़की शांत हो जाती है और आगे जो महिला सिपाही बैठी हुई होती है जिससे वो बोलती है, सर आप ऐसे बातें क्यों कर रहा है, आपका ये बातें करना शोभा नहीं देता, हम लोग को ये जिम्मेदारी दी गई है, हम ये ड्यूटी करने के लिए आए हैं, आप इस लड़की के साथ इतनी गंदी और भद्दी बातें क्यों कर रहे हैं। जैसे महिला सिपाही ने ये सारी बातें की तो दूसरी महिला सिपाही के अंदर भी हिम्मत आ जाती है, बोलता है कि साहब आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, आप ये सब मत करो। दरोगा ने महिला सिपाही को भी डांट दिया और फिर उसकी अपनी हरकतों में शुरू कर देता है। सफर शुरू होता है 182 किलोमीटर का, साफ सुथरा सफर तक खत्म हो चुका था, लेकिन पुलिस वाला चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन 1125 किलोमीटर का जो सफर था नासिक से लेके कानपुर तक उस लड़की की जिंदगी का सबसे दुर्भाग्य और बुरा सफर था, क्योंकि उसके साथ बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, उसके बार बार उसके शरीर के अलग अलग हिस्से की छूने की कोशिश की गई। लड़की के साथ वो सब कोशिश की गई करने का जो एक सब नागरिक कभी सोच नहीं सकता है। ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद 10 अक्टूबर 2024 को कानपुर पहुंचती है और जब कार यहां तक पहुंचती है तो लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश होती है तो बताती है कि जी जहां वह रहती है वहां पे एक मोहल्ला में लड़का रहता है, उस लड़के से प्यार हो गया और उस लड़के से प्यार करती है। इस प्यार की वजह से वो घर छोड़ के चली गई, वो अपनी मर्जी से गई है, 21 साल की उसकी उम्र है और उन्हें कोर्ट में मैरिज कर लिया। उस लड़के के साथ ही मैं रहना चाहता हूँ, अपना भाई के और माँ के साथ नहीं रहना चाहता। वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है और लड़की बालिग थी और कानून भी कहता है 21 साल के बाद या 18 साल के बाद वो अपना फैसला ले सकती है, कहीं भी जा सकती है। जज ने जैसा कहा वो सारा कुछ कर दिया। उसके बाद वो लड़की ने अपने भाई से वो रास्ते में 1125 किलोमीटर का जो सफर के परेशानियां झेली थी, दरोगा ने जो इसके साथ अश्लीलता या बदतमीजी की थी, जो बैड टच किया था, वो सब कुछ अपने भाई को बताया। भाई को गुस्सा आता है, वो पुलिस के अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे झटक देते, जाने के लिए कह देते हैं। वो लड़का शांत हो जाता है। फिर उसके बाद कोशिश करता है, फिर से उच्च अधिकारी तक पहुंच जाती है बातें। जब उच्च अधिकारी तक पहुंचता है तो चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। जो साथ गया तो उनसे पूछा गया क्या उसमें कुछ सच्चाई, जिस तरह का आरोप लगाया जाता है क्या सही है नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ईमानदारी से जो सच था वो कबूल कर लिया। ये अब मामला ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए इस वजह से उस दरोगा को जो है चुपचाप 15 अक्टूबर 2024 को लाइन हाजिर कर दिया गया, जिससे मामला शांत रहे। लेकिन कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। बात इतनी चली कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया, बात इतनी चली कि अखबारों में प्रकाशित हो गया, बात इतनी चली कि बड़े बड़े एसटी मीडिया के चैनलों पे, वेब पोर्टल पे चलने लगी कि एक दरोगा ने एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें की, उससे बैड टच किया, उससे भद्दी भद्दी बातें की। इससे कि मामला ज़्यादा हाईलाइट होता है। 21 अक्टूबर 2024 को उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और जैसे दरोगा सस्पेंड होता है उसके बाद मामला और हाईलाइट हो जाता है। मामला अब ज़्यादा हाईलाइट होने वाला ही था कि इस दरोगा की एक और कहानी जो शुरू हो जाती है, पेश हो जाती है। इसकी पत्नी प्रियांशी चौधरी होती है। प्रियांशी चौधरी बड़े अधिकारी के सामने पेश होती है कि मैं भी अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। जो ये दरोगा जो गजेंद्र सिंह होता है उसकी शादी प्रियांशी से होती है 22 अप्रैल 2023 को। शादी के 1 महीने बाद वो अपनी पत्नी से कानपुर रहने लगती है और जो पति के जो असली रंग थे वो असली रंग दिखने लगता है कि किस तरह उसकी गंदी सोच थी, गंदी कारनामे थी। वो अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता था, किसी न किसी बहाने से बातचीत करता। जब प्रियांशु जो उस पर रोक लगाती तो उसे चाकू से या फिर उसके कनपट्टी पे पिस्टल लगा के उसे डराया जाता है कि ज़्यादा ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। तो तब हो जाती है जब प्रियांशी के नंबर अलग अलग लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो बताती है कि कई महिलाओं के साथ इस व्यक्ति का अवैध संबंध है। यही नहीं, इस व्यक्ति ने यानी कि दरोगा के महिला दरोगा के साथ भी अवैध संबंध है। अगर इस मामले की पुख्ता तरीके से जांच की जाए तो शायद इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें निकल के आएगी कि कितनी गंदी और जहनियत का इंसान है, कितनी गंदी सोच रखता है महिलाओं के लिए, इनको हवस का शिकार बनाना चाहता है। जब इस तरह प्रियांशी चौधरी ने आरोप लगाया तो मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। पहले लाइन हाजिरी होता है
फिर सस्पेंड हो जाता है दरोगा, फिर अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होता है, FIR दर्ज होता है, हो सकता है जेल भी जाना पड़े। क्योंकि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में उस दरोगा की वजह से पुलिस की जो छवि धूमिल हुई है, ना ही कई पुलिस पे ही सवाल उठ रहा है बल्कि योगी जी पे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जहां महिलाओं को बचाने की बात की जाती है, जहां महिलाओं पे छेड़छाड़ को लेकर कई लोगों के टांग में गोली मार दी जाती है, कई लोगों को इनकाउंटर कर दिया जाता है छेड़छाड़ करने वालों के साथ, ऐसे मामले में दरोगा के साथ इतना पोलाइट रवैया क्यों अपनाया गया, इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पे तर रहे हैं। पुलिस के वाकई में इस ईमानदारी पे काम करेगी या नहीं करेगी तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से दरोगों की करतूत ने, उसके कारनामे ने सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे, उससे खाकी पे किस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। खासकर लड़कियों को बताना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। जिस तरह वो लड़की यहाँ से अचानक गायब हो जाती है, ना केवल उसके जिंदगी में परेशानी हो जाती है बल्कि भाई में के जिंदगी में परेशानी हो जाती है। काश वो परिवार वाले को समझाया होता, सहमति जताई होती, या फिर जो भी कानून का सहारा लेके अगर जैसे अब जिंदगी जी रही है शायद ऐसी जिंदगी जीती तो इस तरह की जिंदगी उसके जीवन में कभी नहीं आती। और पुलिस को भी अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए था। बाकी सैल्यूट उस महिला पुलिस सिपाही का, बाकी सभी सिपाही को जो सारा सच सामने रख दिया है और जो खाकी की जो लाश था उसको बचाने में पूरी भूमिका निभाई।